जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको चलाए रखने के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर उसके पास दुनिया की लगभग 2-3% तो पॉपुलेशन है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि दुनिया का 25% के जो रिसोर्सेज है वो कंज्यूम करते हैं अमेरिकन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और उनकी वजह से पूरी दुनिया के कई सारे देश का यहाँ पर खाना पीना चलता है, और उसी की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोट करती रहती है। और वही देश है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर उन्होंने दुनिया के कितने सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, और उस टैरिफ लगाने के बाद यहाँ पर हमने देखा है कि जो बहुत सारे जो देश है वो घबरा गए और अमेरिका के शरण में पहुंच गए कि भाई बचा लो हमें, हमारे ऊपर यहाँ पर ऐसा मत करो। और कुछ देशों ने तो रिवॉल्ट भी कर दिया, जैसे कि ब्राज़ील ने और चाइना ने। इंडिया ने अपने अभी तक पत्ते नहीं खोले, और कई सारे देशों ने यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर लिए। तो ये ऑरा है अमेरिका का। अमेरिका यहाँ पर पूरी दुनिया पर जो है ना राज करता है, एक छत्र राज है। पूरी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका यहाँ पर सबसे पावरफुल देश है, क्योंकि उसकी आर्मी तो सबसे पावरफुल है ही, लेकिन साथ ही उसकी जो इकोनॉमी है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसी वजह से वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। इकोनॉमी, आर्मी और जो उनकी जो सॉफ्ट पावर है, पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ को वो मैनेज करने वाला एक देश है। और पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज़ है, मतलब कि कोई भी देश यहाँ पर जो है ना अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चलता नहीं है ना, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं। जैसे कि रशिया, चाइना के ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगे हैं, ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस हैं, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और कई सारे दूसरे देश हैं जिनको यहाँ पर अमेरिका पनिश कर चुका है। लेकिन क्या हो जब ये जो पूरा देश है वही रुक जाए और गवर्नमेंट शट डाउन हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमें देखने को मिल सकता है अमेरिका में। अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन हो सकता है, और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी है, उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि वी आर हेडेड टूवर्ड शट डाउन। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, और ये चीज़ दिखाता है कि अमेरिका कभी भी शट डाउन हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों अमेरिका में शट डाउन हो सकता है, मसला क्या है, और जब शट डाउन हो जाएगा तो कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप बताइए, क्या यहाँ पर अमेरिका में शट डाउन होगा तो कैसे होगा, कैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प इसको मैनेज करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो बात यह है कि अमेरिका का जो फिस्कल ईयर है ना वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक चलता है। अब देखिए, कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर दोनों अलग अलग होते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब कि एक साल कितने दिन का होता है, कब से कब तक शुरू होता है, कब तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और 31 दिसंबर को ये समाप्त हो जाता है। तो वो तो कैलेंडर ईयर हुआ। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फिस्कल ईयर अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया का फिस्कल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च तक चलता है। तो वो भारत का फिस्कल ईयर हुआ। ठीक इसी तरह से अमेरिका का जो फिस्कल ईयर है वो शुरू हो जाता है 1 अक्टूबर से, जो अगले साल फिर से घूमकर 30 सितंबर को ख़त्म हो जाता है। और 30 सितंबर आ चुकी है और अब आएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर। लेकिन मसला ये है कि फिस्कल ईयर की जो बजट के लिए जो चीज़ें हैं वो अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाई। अब देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि गवर्नमेंट की एजेंसियों को पैसा चाहिए अपने फंक्शनिंग करने के लिए। जो CIA, FBI, पुलिस, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, उन सबको यहाँ पर पैसा चाहिए। अब पैसा तो तभी मिलेगा ना जब यहाँ पर फिस्कल ईयर के लिए बजट निर्धारित होगा। अब देखिए, 1 अक्टूबर आने वाली है, लेकिन फिस्कल ईयर का जो बजट है वो निर्धारित हो ही नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो हाउस है, कांग्रेस है अमेरिका में, तो उनमें यहाँ पर तकरार देखने को मिलता है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी में। क्योंकि अमेरिका में 2 पार्टियों का जो है ना शासन है, तीसरी पार्टी मतलब कि कई सारी दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही नज़र आती है। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लीडर अभी यहाँ पर है
कमला हैरिस, पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति हुए वहाँ से, बराक ओबामा भी वहाँ से राष्ट्रपति हुए, लेकिन यहाँ पर अभी जो सरकार है वो रिपब्लिकन पार्टी की है। जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से आ जाते हैं, और इसी तरह से जो पहले राष्ट्रपति हुए बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो ये जो है ना 2 पार्टियों का यहाँ पर राज चलता है। तीसरी पार्टी का यहाँ पर वजूद बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जिस्ट तो कर सकती है लेकिन वजूद नहीं होता है इलेक्टोरल रोल्स में। तो यहाँ पर यही है। तो अब देखा जाए तो उनकी जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, जहाँ पर दोनों ही पार्टी के जो लॉ मेकर्स है वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं किस बिल के ऊपर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करके उनको पास कर दिया जाता है। तो जो फंडिंग वगैरह की जाती है इन सब एजेंसियों को, वो कांग्रेस के अप्रूवल के बाद की जाती है। विदेश नीति का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो फंडिंग वगैरह जो की जाती है वो 1 अक्टूबर से पहले हो जानी चाहिए, ताकि 1 अक्टूबर के बाद सभी के लिए पर्याप्त फंड अवेलेबल हो। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि जो फंडिंग से रिलेटेड बिल्स जो होते हैं वो अभी तक भी कांग्रेस से पास नहीं हुए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो JD वैंस हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अमेरिका इज़ हेडेड टूवर्ड्स शटडाउन, यानी कि उन्होंने सीधा कह दिया है कि शटडाउन की तरफ जा रहा है अमेरिका, और ये बहुत जल्दी यहाँ पर पॉसिबल भी हो सकता है। क्योंकि ये बात कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं बोली, ना किसी लॉ मेकर ने बोली है, ये बात बोली है JD वैंस ने, जो अमेरिका के उप राष्ट्रपति है, जो सेकेंड हैंड है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, यानी कि उनका जो है ना उनके सेकंड आदमी हैं। तो वही ऐसा मसला है, और ये मसला हो जाता है अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा टाइट, और इस वजह से अमेरिका में शट डाउन की स्थिति आ सकती है, जो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा ये। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ फंक्शन करने के लिए, मतलब कि अमेरिका को फंक्शन कराने के लिए क्या यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर राज़ी हो रही है। तो देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पर ये कहना है कि अभी हम यहाँ पर हफ्ते 10 दिन तक के लिए जो है ना एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर इसी दौरान कर लेंगे जो भी बातचीत करनी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर 7-10 दिन की जो है ना हम फंडिंग कर लेते हैं, और इसी दौरान हम यहाँ पर आगे का जो प्लानिंग है वो यहाँ पर डिस्कस करके जो है ना इनेक्ट कर लेंगे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पर ये है कि अभी स्टॉप गैप मेजर जो है ना अपना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना 21 नवंबर तक का जो है ना समय के लिए जो है ना फंडिंग कर लेते हैं। उसके बाद का यहाँ पर जो है ना पहले देख लिया जाएगा कि भाई अभी थोड़ा और समय लगा लो इसमें, अभी थोड़ा हमें और समय दो। लेकिन डेमोक्रेटिक यहाँ पर 7-10 दिन की बात कर रहे हैं, और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो लगभग 1.5 महीना मान के चल रही है कि 1.5 महीना 50 दिन दो हमें, तो तब हम यहाँ पर सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी सोल्यूशन बैठ नहीं रहा है, और इसी मुद्दे पर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी निकल कर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी भाई उसको वहाँ पर सेंटर टू लेफ़्ट माना जाता है, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको सेंटर टू राइट माना जाता है। तो दोनों ही पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, और इसी वजह से यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ कंसेंसस पर से आ ही नहीं रही, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ पर राजी हो ही नहीं रही है, और यही चीज़ को लेकर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार भी देखने को मिल रही है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच में देखिए फंडिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं कि भाई फंक्शन तो करनी है सरकार। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी दोनों ही पार्टियाँ यहाँ पर घमासान युद्ध में है कि भाई हम यहाँ पर ऐसा करेंगे नहीं ऐसा करेंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर अमेरिका में शटडाउन की स्थिति आ रही है। भाई मसला वो क्या आ जाता है, जो सबसे मेन मसला है वो क्या है। अब देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ जाता है अफोर्डेबल केयर एक्ट को लेकर। अब देखिए ये हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना एक प्रोग्राम है जो अमेरिका में चलाया जाता है, जिसके जो बेनिफिशरीज है वो 24 मिलियन अमेरिकन हैं, यानी कि मान के चलिए कि 2.5 करोड़ अमेरिका के लोग जो है ना इसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें यहाँ पर जो प्रीमियम वगैरह है वो अमेरिका की जो सरकार है उसकी तरफ से पे कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूँ तो अमेरिका की जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो दुनिया की सबसे महंगी हेल्थ केयर सर्विसेज में एक है, और ये पूरा प्राइवेट हाथों में है। अगर आप यहाँ पर हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है वो लेने जाओगे ना, और आपने आज अपॉइंटमेंट बुक किया, तो आपको यहाँ पर 2 महीने बाद 3 महीने बाद डेट मिलेगी यहाँ पर हेल्थ केयर के लिए, किसी भी तरह की किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर मसला बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा महंगा है हेल्थ केयर। अमेरिका में दुनिया का सबसे महंगा मान के चलिए कि सबसे महंगा हेल्थ केयर अमेरिका में ही अवेलेबल है। तो इनकी जो लॉबी वगैरह भी है वो भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर ये चाहती है कि जो हेल्थ केयर अफोर्डेबल केयर एक्ट का जो फंडिंग है वो लगातार होती रहे, जबकि यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो फंडिंग है वो अमेरिका इससे हमेशा से जो है ना बंद ही नहीं रह सकती, इससे कभी ना कभी तो निकलना ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका की जो सरकार है उसके ऊपर $36
36 या शायद 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्जा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा है अमेरिका के ऊपर। अपनी जीडीपी से ज़्यादा का ही कर्जा है। तो अमेरिका की जीडीपी लगभग 29 या 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, जबकि उसके ऊपर कर्जा कितना है 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका की सरकार के पास है। तो रिपब्लिकन पार्टी इस कर्जे से पीछे छुड़ाना चाहती है और अपने खर्चे लगातार कम करती जा रही है, जिसमें से यहाँ पर एक वो बनाया था, डोजे बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ताकि जो दूसरे फेडरल एजेंसीज है उसके खर्चे कम किया जा सके। कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। इसके अलावा यूएस एड, जो कई सारे दूसरे देशों को पैसे फंडिंग वगैरह दी जाती ताकि हेल्थ केयर उनके सुधर सके, उसको बंद करा दिया। तो सरकार यहाँ पर चाहती है कि सरकार का जो पैसा है वो बचे और सरकार यहाँ पर अपना जो कर्जा है उसको लगातार कम करे। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि बहुत सारे दूसरे खर्चे भी हैं, जैसे कि ये जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो रिपब्लिकन पार्टी का चाहती है ये कि जो हम यहाँ पर इस अफोर्डेबल केयर एक्ट में जो पैसा दे रहे हैं उसको बंद कर दें, उसको बंद कर दे। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर ये चाहती है कि भाई ये जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है इससे 2.5 करोड़ अमेरिकी जुड़े हैं, 24 मिलियन अमेरिका इससे डायरेक्टली बेनिफिट उठा रहे हैं। वरना अगर ये जो हेल्थ केयर की जो सर्विस है अगर वो बंद हो जाएगी तो वो हेल्थ केयर नहीं करा पाएंगे और इससे यहाँ पर उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और जान भी जा सकती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पर ये तर्क है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पर ये तर्क है कि सरकार के ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, उसको यहाँ पर कम करना है, तो हमें यहाँ पर इसमें फंडिंग नहीं देनी होगी। तो इसी बात के ऊपर यहाँ पर जो है ना मसला टेढ़ा हो चुका है और इसी वजह से यहाँ पर जो फंडिंग वगैरह है वो यहाँ पर रुकी हुई है। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि जब यहाँ पर शटडाउन हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब शटडाउन होगा ना तो 2 तरह के जो है ना स्टाफ बनेंगे। एक तो होगा एसेंशियल सर्विसेज और एक होगा नॉन एसेंशियल सर्विस। नॉन एसेंशियल सर्विसेज में जो है ना जो स्टाफ होगा, जो एम्प्लॉय होंगे, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की सर्विसेज नहीं मिलेगी और ना ही वो यहाँ पर काम कर सकते। यानी कि उनको यहाँ पर फ्री कर दिया जाएगा, भाई हम यहाँ पर तुमसे काम नहीं ले रहे हैं तो हम तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे। तो इससे यहाँ पर उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर काम इफेक्ट तो होगा ही। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर काम करते रहना पड़ेगा, लेकिन उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे। अब पैसे तब मिलेंगे जब यहाँ पर बजट वगैरह जब पास होगा वो होगा। तो जब बजट पास होगा तब यहाँ पर पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको काम करते रहना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनको यहाँ पर जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। नॉन एसेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर छुट्टी कर दी जाती है कि भाई जाओ, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे और दूसरी सर्विसेज भी नहीं मिलेंगे, तुम अपना जो है ना कुछ भी कर लो। तो ये हो गया। और दूसरा एसेंशियल सर्विसेज में काम करते रहना पड़ेगा, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जब यहाँ पर बजट वगैरह जो है ना पास कर दिया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर डिवाइड होगा और उसमें यहाँ पर एयर ट्रैवल, रेलवे ट्रैवल, सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी, डिफेंस, इसके अलावा नेशनल पार्क और इससे रिलेटेड हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो एसेंशियल सर्विसेज में आती है और बाकी की जो दूसरी वो नॉन एसेंशियल सर्विसेज। लेकिन इस बार का जो ये जो शटडाउन होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में काफ़ी लंबा खींचतान है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाले शासन में भी यहाँ पर हमें शटडाउन देखने को मिला, लेकिन तब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में। लेकिन इस बार यहाँ पर डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा। एक तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। इसके अलावा यहाँ पर जो टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। कई सारे जो सरकारी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस इस बार आ गए, जिसमें यहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग अलग व्यूज़ है। तो इस बार का जो शटडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को हमें मिल सकता है और ये चीज़ हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।